ऐतिहासिक व्यक्तित्व। कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम चोल वंश का महान शासक था। कुलोतुंग प्रथम पूर्वी चालुक्य नरेश राजराज का पुत्र था, किंतु उसमें चोल रक्त का भी मिश्रण था। उसकी माता राजेंद्र चोल की कन्या थी। उसका स्वयं का विवाह कोप्पम युद्ध के विजेता राजेंद्र द्वितीय की पुत्री से हुआ था। प्रमुख तथ्य। कुलोतुंग प्रथम ने अपने विद्रोहियों को पराजित करके अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। वो अपने समय का एक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। उसने पश्चिमी चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ को नंगिली में पराजित कर गंगवाडी पर अधिकार जमा लिया। इसी बीच 1072 से 73 ईस्वी त्रिपुरी के हैहय शासक यशकर्ण ने उसके वेंगी राज्य पर आक्रमण किया, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। परंतु सिंहल के राजा विजयबाहु ने कुलोतुंग के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। दोनों के बीच संधि हो गई तथा कुलोतुंग ने अपनी एक पुत्री का विवाह सिंहल राजकुमार के साथ कर दिया। कुलोतुंग को पांड्य तथा केरल राजाओं से भी विद्रोहों का सामना करना पड़ा। वो एक शक्तिशाली सेना के साथ दक्षिणी अभियान पर गया, जहां कई बार युद्धों में उसने पांड्य और केरल के राजकुमारों को परास्त कर उन्हें अपनी अधीनता में रहने के लिए बाध्य किया। परंतु इन प्रदेशों का प्रशासन उसने स्थानीय शासकों के हाथों में ही छोड़ दिया। 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन गया। 1088 ईस्वी के सुमात्रा से प्राप्त एक तमिल लेख से पता चलता है कि श्रीविजय में तमिल सौदागरों की एक श्रेणी निवास करती थी। वेंगी के विजयादित्य सप्तम की मृत्यु के बाद कुलोतुंग ने अपने पुत्रों को वहां वायसरॉय के रूप में शासन करने को भेजा। 1110 ईस्वी के लगभग कलिंग राज्य में विद्रोह हुआ। कुलोतुंग ने अपने सेनापति करुणाकर तोंडेमान के नेतृत्व में एक सेना वहां भेजी। कलिंग नरेश अनंतवर्मन पराजित हुआ तथा उसने भागकर जान बचाई। चोल सेना अपने साथ लूट का अतुल धन लेकर लौटी। 1015 ईस्वी तक कुलोतुंग प्रथम अपने साम्राज्य को सुरक्षित बनाए रखने में समर्थ रहा। केवल सिंहल का राज्य ही उसके साम्राज्य के बाहर था, परंतु उसके शासनकाल के अंत में मैसूर एवं वेंगी में विद्रोह उठ खड़े हुए। 1018 ईस्वी में विक्रमादित्य षष्ठ ने वेंगी पर अधिकार कर लिया तथा इसी समय होयसेलों ने मैसूर से चोल सेना को बाहर खदेड़कर वहां अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस प्रकार कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में तमिल प्रदेश तथा कुछ तेलुगु क्षेत्र ही बच पाए। चोल लेखों में कुलोतुंग प्रथम को शुंगम तविर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है। 1120 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन हुसैन शाह। बंगाल के मुस्लिम शासकों में श्रेष्ठ और विख्यात अलाउद्दीन हुसैन शाह को माना जाता है। उसने कानून एवं व्यवस्था को फिर से लागू किया और हिंदुओं को ऊंचे ऊंचे पद देकर एक उदार नीति अपनाई। उसका वजीर एक विद्वान हिंदू था। गोपीनाथ बसु उसका मंत्री, मुकुंद दास चिकित्सक, केशव क्षत्री प्रधान अंगरक्षक, अनूप टकसाल अधीक्षक आदि थे। प्रमुख तथ्य। दो विद्वान भाई रूप और सनातन, जो पवित्र वैष्णव माने जाते थे, उनके प्रमुख अधिकारी थे। 1494 ईस्वी में उसने खलीफतुल्ला की उपाधि धारण की। उसने गौड़ के स्थान पर इकदल को अपनी राजधानी बनाया। उसने लोदियों द्वारा पराजित जौनपुर के शर्की सुल्तान को शरण प्रदान की। वो बंगाल की गद्दी पर बैठने वालों में से अधिक लोकप्रिय शासकों में से एक था। अपने राज्य के आंतरिक शासन में पुनः व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से उसने राजमहल के संरक्षकों की शक्ति को दबाया। हुसैन शाह एक ज्ञानी एवं बुद्धिमान पुरुष था। उसके शासनकाल में बंगला साहित्य का सबसे अधिक विकास हुआ। हिंदुओं के प्रति विशेष उदारता के कारण उसे कृष्ण का अवतार, नृपति तिलक और जगत भूषण आदि उपाधियां प्रदान की गईं। सत्यपीर नाम के एक आंदोलन की शुरुआत भी हुसैन शाह ने की थी। अलाउद्दीन हुसैन शाह की वर्ष 1519 ईस्वी में मृत्यु हो गई। राणा सांगा। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, ने 1509 और 1527 तक मेवाड़ पर शासन किया। उनका जन्म
12 अप्रैल 1484 को मालवा राजस्थान में हुआ था। राणा सांगा उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे तथा राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। प्रमुख तथ्य: राणा रायमल के बाद सन 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के शासक बने। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। उस समय के वो सबसे शक्तिशाली राजा थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। राणा सांगा ने दिल्ली और मालवा के नरेशों के साथ 18 युद्ध किए। इनमें से 2 युद्ध दिल्ली के शक्तिशाली सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ लड़े गए। राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच 1517-18 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय राणा सांगा को आशा थी कि वो भी तैमूर की भांति दिल्ली में लूटपाट करने के उपरांत स्वदेश लौट जाएगा। किंतु 1526 ईस्वी में राणा सांगा ने देखा कि इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त करने के बाद बाबर दिल्ली में शासन करने लगा है। तब उसने बाबर से युद्ध करने का निर्णय कर लिया। इब्राहिम लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी सहित अनेक अफगानों ने ये सोचकर राणा सांगा का साथ दिया कि अगर वो जीत गया तो शायद उन्हें दिल्ली की गद्दी वापस मिल जाएगी। मेवात के शासक हसन खां मेवाती ने भी राणा सांगा का पक्ष लिया। लगभग सभी बड़ी राजपूत रियासतों ने राणा की सेवा में अपनी अपनी सेनाएं भेजी। बाबर व राणा सांगा के बीच 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। बाबर की कुशल सैन्य क्षमता और उसके तोपखानों से सांगा की सेना बीच में घिर गई और बहुत से सैनिक मारे गए। राणा सांगा की पराजय हुई। 1528 ईस्वी में एक षड्यंत्रकारी ने जहर देकर उसकी हत्या कर दी। पृष्ठ संख्या 69। फर्रुखशियार। फर्रुखशियार मुगल वंश के अजीमुशान का पुत्र था। उसका पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फरुद्दीन मोहम्मद शाह फर्रुखशियार था। वो साहिदे मजलूम के नाम से जाना जाता था। प्रमुख तथ्य: फर्रुखशियार ने अपने पिता अजीमुशान की उत्तराधिकार युद्ध में हत्या की सूचना पाते ही पटना बिहार में अपने को बादशाह घोषित किया। फर्रुखशियार सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के सहयोग से बादशाह बना। उसने अब्दुल्ला खां को वजीर का पद एवं कुतुबुल मुल्क की उपाधि तथा हुसैन अली खां को अमीर उल उमरा तथा मीर बख्शी का पद दिया। सैयद बंधु हुसैन अली और उसका भाई अब्दुल्ला भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। उसने निजाम उल मुल्क के नाम से मशहूर चिनकिलिच खान को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया, जिसने बाद में स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की। उसके समय में ही पेशवा बालाजी विश्वनाथ मराठा क्षेत्र पर सरदेश मुखी और चौथ वसूली के अधिकार को प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। फर्रुखशियार ने तुरानी गुट मध्य एशियाई मूल के एक अमीर चिनकिलिक खां को दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान की तथा उसे निजामुल मुल्क और खान खाना की उपाधि दी। फर्रुखशियार ने जोधपुर मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की पुत्री से विवाह किया। फर्रुखशियार ने सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू किए। उसने गुजरात के सूबेदार दाऊद खां को संदेश भेजा कि वो हुसैन अली को मार डाले, किंतु हुसैन अली ने दाऊद खां को मार डाला। फर्रुखशियार के समय में ही 1716 ईस्वी बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई। 1717 में सम्राट फर्रुखशियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के रास्ते बिना सीमा शुल्क अदा किए व्यापार की रियायत प्रदान कर दी। हुसैन अली मराठा सैनिकों के साथ दिल्ली आ गया। सैयद बंधुओं ने महत्वपूर्ण अमीरों को अपने पक्ष में कर फर्रुखशियार को अपदस्थ कर 28 अप्रैल 1719 ईस्वी को उसका वध कर दिया। फर्रुखशियार की हत्या के पश्चात सैयद बंधुओं ने मुगल सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। फर्रुखशियार को घृणित कायर भी कहा गया है। फर्रुखशियार ने गद्दी पर बैठते ही जजिया कर को समाप्त कर दिया। खान बहादुर खान। खान बहादुर खान ने रोहिलखंड में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खान बहादुर खान रोहिला सरदार हाफिज
रहमत खां के वंशज थे। प्रमुख तथ्य: खान बहादुर खान का जन्म 1791 में हुआ था। रहमत खां के बेटों में जुल्फिकार अली खां इनके पिता थे। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया। 1 जून 1857 को बरेली की जनता ने खान बहादुर खान को बरेली का नवाब घोषित कर दिया। लगभग 1 वर्ष तक बरेली पर अंग्रेज अपना कब्जा नहीं कर सके। हालांकि 7 मई 1858 को खान बहादुर खान की हार के साथ अंग्रेजों ने बरेली पर फिर कब्जा कर लिया। खान बहादुर खान नेपाल चले गए। नेपाल नरेश जंग बहादुर ने उन्हें हिरासत में लेकर अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया। 1 जनवरी 1858 को उन्हें मुकदमे के लिए बरेली लाकर छावनी में रखा गया। मुकदमा 1 फरवरी को शुरू हुआ। उन्हें 24 फरवरी 1860 को फांसी दे दी गई। सरला देवी चौधरानी 19वीं सदी के बंगाल में समाज सुधार से जुड़े उस टैगोर परिवार में 9 सितंबर 1872 को सरला देवी का जन्म हुआ, जो बंगाल का निर्विवाद सबसे अधिक गरिमाशाली परिवार था। सरला देवी की मां स्वर्ण कुमारी स्वयं एक प्रतिष्ठित लेखिका थीं, जो महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर की बेटी तथा रविंद्रनाथ ठाकुर की बड़ी बहन थीं। सरला के पिता जानकीनाथ घोषाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक काल के समर्थक एक स्थानीय जमींदार के पुत्र थे। प्रमुख तथ्य: विपुल और समृद्ध परिवार में पली बड़ी सरला देवी में बचपन से ही बंगाली होने की गजब स्वाभिमानी चेतना थी, जो बाद में राष्ट्र चेतना में तब्दील हुई जब उन्होंने स्वयं को स्वदेशी आंदोलन से जोड़ा। सरला देवी ने तब शादी की जब वो 33 वर्षीय रामभुज दत्ता चौधरी की वकील सह पत्रकार थीं। शादी के बाद वो उसके साथ पंजाब चली गईं और वहां राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दिया। उन्होंने संगीत के माध्यम से राजनीति में अपना सक्रिय प्रवेश किया। उनका मिशन केवल गाने के लिए नहीं था, बल्कि विदेशी आकाओं से गुलामी की गहरी नींद से एक राष्ट्र को जगाने के लिए भी था। यद्यपि रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम की पहली 2 पंक्तियों के लिए धुन तैयार की, लेकिन ये सरला देवी थीं जिन्होंने बाकी संगीत प्रस्तुत किया। उन्होंने इस आत्मा प्रेरक गीत को कांग्रेस के बनारस सत्र में गाया और इस गीत की देशव्यापी लोकप्रियता में व्यापक योगदान दिया, जो बाद में राष्ट्रीय गीत बन गया। उन्होंने अच्छी संख्या में राष्ट्रीय गीतों की रचना की। सरला देवी हिंदू ब्रह्म समुदाय से ताल्लुक रखती थीं, जिन्होंने बंगाल में 19वीं सदी के सुधार आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान जब गांधी लाहौर आए, तब सरला देवी के अतिथि बने। यहीं पर वो गांधी के निकट आईं और उनकी अनुयायी बन गईं। पंजाब में रहकर सरला देवी ने महिलाओं की शिक्षा के प्रसार के लिए कई छोटे छोटे केंद्र खोले। इन्हीं केंद्रों को चलाते हुए उनके मन में महिला संगठन की कल्पना उभरी। विमेंस इंडिया एसोसिएशन, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना से पहले उन्होंने 1910 में एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना इलाहाबाद में की। सरला देवी ने बंगाली साहित्य को भी मूल्यवान सेवा प्रदान की। सरला देवी ने दुर्गा पूजा के दूसरे दिन बीरशतमी उत्सव अर्थात नायकों का त्योहार की शुरुआत की, जिसमें बंगाल के युवाओं को वीरता के आदर्शों के साथ प्रेरित करने की दृष्टि से देखा गया। पृष्ठ संख्या 70।